हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा चल रही है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे 5 जो सब्जेक्ट हैं आपके 5 के पाँचों सब्जेक्ट का डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस के साथ कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, जिससे अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी से कर ले। और इससे मिलता जुलता है, इससे रिलेटेड एक आपको जो थिंकिंग जनरेट हम यहाँ पे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी के तहत आज हम यहाँ पे देखें, आज हिंदी के बारे में 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के और हैं वो पैसे से आते हैं, जिसको आप सीधा सीधा देख के कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें आपका अगर व्याकरण का ज्ञान है तो आप आसानी से 15 में 15 कर सकते हैं। बट अगर हम पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और आप बहुत ही आसानी से अगर 2-3 प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो हिंदी में आपके 15 से 15 आसानी से बन जाएंगे। अब आप यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उसको देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा 15 में से कितने सही होते हैं और इसको जो हम यहाँ पे बताएंगे उसके बाद आपका क्या हिसाब किताब रहता है, आप कमेंट बॉक्स में से जरूर बताएं। तो अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए भाषा सीखने के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? भाषा सीखने के लिए इनपुट समृद्ध संचार वातावरण एक पूर्वापेक्षा है। ठीक, मतलब क्या है इस सेंटेंस का? अगर आपको भाषा सीखना हो तो एक वहाँ पे मतलब जो भाषा के लिए समृद्ध संचार होना, इनपुट समृद्ध संचार। अब देखो, अगर मतलब आपको कोई भाषा ज्ञान लेना है और वहाँ पे कोई हो ही ना बोलने वाला या आपको सेंटेंस मिले ही ना, कोई बात ही एक दूसरे से नहीं करेगा, तो बताओ आप भाषा सीख पाएंगे? तो आपकी इन्वायरमेंट में एक इनपुट समृद्ध संचार का पर्यावरण होना चाहिए। ठीक, या वातावरण होना चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं। आप सिंपल देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको भाषा किसी चीज़ को सीखने की जरूरत होती है नहीं ना, वो एक अपने वातावरण से ही जो समृद्ध संचार उससे ही भाषा सीख लेता है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे क्या किया कि यह समझ और भाषा सीखने के बोझ के बीच खाई को पाटता है। ठीक, अब देखिए भाषा की आपका जो समझ है और भाषा सीखने के बीच का जो बोझ है उसकी खाई को पाटता है क्या? भाषा सीखने का संबंध बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप भाषा को कितना समझ पा रहे हैं और भाषा को कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, अगर ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या? आप भाषा सीख रहे हैं, जिसके बीच की जो खाई है उसी को तो आप पाट रहे हैं। ठीक, जिसके हिसाब से यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि किसी भाषा की अर्जन प्रणाली या अर्जन है। अगर आप भाषा सीखते हैं तो किस तरह से सीखते हैं दिया है। सीखने की स्वनिगरानी से। अभी बताओ, अगर आप सीख रहे हो तो खुद ही निगरानी करते हो, ऐसा नहीं। अगर भाषा सीखोगे आप और उसको खुद ही थोड़ी पहचान पाओ कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए क्या चाहिए? एक आपको इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे सब बोला जा रहा है। ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्जन प्रणाली की बात की तो सीखने की निगरानी ऐसा कुछ नहीं। इनपुट आउटपुट प्रक्रिया ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन की बात करें, औपचारिक कौशल विकास। औपचारिक कौशल विकास का मतलब जैसे अमूर्त कौशल है, ठीक, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, तो ऐसा कोई कौशल विकास है बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। और इसका सीखने का मतलब क्या है? सीखने की अवचेतन प्रक्रिया। अब देखिए अवचेतन का मतलब क्या है, पहले इसको समझें हम। देखो, एक होता है चेतन प्रक्रिया, जिसको मतलब बहुत देख के, बहुत गहन अध्ययन के साथ चेतन प्रक्रिया से करते हैं, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बट भाषा क्या होती है? एक जन्मजात है, ये हमारे मस्तिष्क में जन्मजात क्षमता को दिखाती है। क्योंकि चॉम्स्की ने भी ये चीज़ बोला था कि भाषा जो जन्मजात होती है। तो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका चेतन नहीं रहता कि उस सारी चीज़ सीख ले, बट वो सुनते सुनते वो भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो जो भाषा अर्जन की प्रणाली वो क्या है? सीखने की अवचेतन प्रक्रिया है। मतलब अगर आप नहीं चाहेंगे ना, फिर भी आसपास आपके सब बोलते रहेंगे, आप चीज़ों को सीख लेंगे। ठीक, बस ये हो सकता है कि आप कितनी फ्लुएंसी है वो अलग बात है, बट सीखने का अवचेतन प्रक्रिया है। ठीक, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है? भाषा सीखने के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। ठीक, तो अगर आपको भाषा सीखना हो तो यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए गए, कौन सा सही हो सकता है? अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया? सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम लिमिटेड वर्ड आपको मिल जाए, लिमिटेड लोग मिल जाए बात करने के लिए, तो आप भाषा सीख पाओगे? बिल्कुल नहीं। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया? किसी भी प्रकार की सामग्री का चयन किया जा सकता है। ठीक, तो ये किसी प्रकार सामग्री का चयन किया जा सकता है, बट एक लिमिटेड होना चाहिए ना, मतलब लिमिटेशन होना चाहिए कि हाँ आप किस भाषा को देख रहे हैं। अब मान लीजिए आप हिंदी भाषा का यूज़ करना चाह रहे हैं, आप संस्कृत का भाषा ले लिए, आप इंग्लिश की भाषा ले लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड सामग्री होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश से, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश सबको मिला के सीखे तो सीख ही नहीं पाएंगे आप। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? सामग्री को उचित रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी हिंदी का सामग्री है, चाहे शब्द हैं, चाहे वर्ड हैं, ठीक, या कोई सेंटेंस, कोई वाक्य है, इसको वर्गीकृत आपको करना होगा, तभी आप भाषा को सीखने की सामग्री को तैयार कर पाएंगे। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ क्या दिया? प्रत्येक
आय वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया। अभी एक बताओ अच्छा, ये जो 5 साल का बच्चा है उसके लिए अलग सामग्री होना चाहिए। यहाँ पे आय वर्ग की जटिल सामग्री दी है प्रत्येक आय वर्ग के लिए, मतलब 5 वर्ष के बच्चों के लिए अलग वर्ड बोलना रखना चाहिए या अलग सामग्री रखना चाहिए, 10 के लिए अलग, ऐसे नहीं होता है ना। अब जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारे पास चीज़ें हैं एक क्रम में, उचित क्रम में वर्गीकृत रहनी चाहिए, बस इसका मतलब यही है। जैसे आप जो सेंटेंस बना रहे हो, चाहे कोई वाक्य बना रहा है बच्चा, चाहे कोई शब्द बोल रहा है, उसका एक क्रम होना चाहिए बस। ग्रामर का उसका नॉलेज हो ऐसे कोई मतलब नहीं, बस उसका जो एक उचित वर्गीकरण है वही होना चाहिए, सामग्री का उचित वर्गीकरण। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, एक विदेशी भाषा को पढ़ाने में अनुक्रमण के सिद्धांत शामिल नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सा सिद्धांत है? अगर विदेशी भाषा मतलब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लो विदेशी भाषा इंग्लिश ले लेते हैं, तो उसका व्याकरण क्रम आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के व्यवहार में नहीं है, एक हिंदी भाषी क्षेत्र में वो बच्चों के व्यवहार में नहीं है वो चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा व्याकरण का उनको नॉलेज होना देना होगा, ठीक। उसके बाद शाब्दिक अनुक्रम, शाब्दिक मतलब शब्द का अनुक्रम, जैसे कोई शब्द जो बोला जा रहा है वो किस तरह से बोला जा रहा है या उसका क्रम क्या होना चाहिए, ये आपको ये भी देना पड़ेगा। सिमेंटिक, ये भी आपको देना पड़ेगा। सिमेंटिक का मतलब क्या है? सिमेंटिक जैसे कोई वर्ड हम जैसे बोल रहे हैं, सिमेंटिक का मतलब है जैसे मान लो इंग्लिश में कोई बच्चा बोल रहा है, जैसे हिंदी मान लो वह खाना खा रहा है, ठीक, या अगर ये तो अच्छा ठीक ठाक सिमेंटिक माना जाएगा। लेकिन अगर वही इंग्लिश की बात, ये इसी चीज़ को आप उल्टा सीधा कर दो, वह खा रहा है खाना, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। सिमेंटिक नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, तो वो चाहे दूसरी भाषा में चाहे तो सिमेंटिक होना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। तो तीनों ठीक है। चौथा क्या है? ध्वन्यात्मक, मतलब ध्वनि के हिसाब से। अब बताओ शब्द को ध्वनि के हिसाब से चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं ना। का को का ही बोलोगे, ए को ए ही बोलोगे, ठीक। तो इसमें ध्वनि वाला इसमें क्या है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ध्वन्यात्मक अनुक्रम, मतलब ध्वनि के हिसाब से जो शब्द होंगे उनको कोई अनुक्रम करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि ए वाले को अलग कर दो, बी वाले को अलग, क्योंकि उनका ध्वनि के हिसाब से अनुक्रम हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसकी बात यहाँ पे क्या दिया है? भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम है। अब तक कोई भाषा सीखना हो तो व्याकरण का नियम इम्पॉर्टेंट है। सिंपल बताओ, मान लो आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हो, बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसको भाषा सीखना है, तो उसको पहले वो व्याकरण पढ़ना शुरू करके पहले भाषा बोलना शुरू कर देता है, तो इसमें क्या हो गया? आप ऐसे ही आप आंसर दे दी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण से कोई मतलब अनिवार्य ये भी नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण का नियम आप जानते हो या ना जानते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ये डाउट आ रहा हो कि अगर इंग्लिश सीखना तो हमको व्याकरण सीखने की जरूरत थी, अभी ऊपरी वाले क्वेश्चन में यह बताया गया था। बट एक बात बताओ, आप एक छोटे से बच्चे को, हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही, बाल विकास की बात हो रही है, एक छोटे बच्चे को आप ले जाके अब इंग्लैंड में जैसे पैदा हो उसको इंग्लैंड में छोड़ दो, भले वो भारत का है, तो बताओ उसको इंग्लिश सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक अलग भाषा सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो हमारा जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, जिस इन्वायरमेंट आप पले बड़े हो, उसके लिए आपको व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन चाहिए? तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कथन और निष्कर्ष है, और आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। तो अगर अधिकथन की बात की जाए, क्या मतलब यहाँ पे दिया है? व्याकरण किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो व्याकरण जो होता है रीढ़ की वो हड्डी होता ही है, रीढ़ की हड्डी किसी भाषा का। गर्भ ही, उसके बाद यहाँ पे दिया गर्भ ही वाक्यों को जन्म देता है, ठीक, ये सही लग रहा है। बट अगला हम इस सेंटेंस देखें, इसमें क्या दिया? तर्क क्या है? यदि मानक पाठ्यक्रम का उपयोग करके व्याकरण पढ़ाता है तो व्याकरण के नियम आसान हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से नियम की बात आ गई। अगर व्याकरण कोई आपको भाषा जानना है तो वहाँ व्याकरण पढ़ाना नियम, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, व्याकरण किसी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है तो ठीक है, गर्भ ही वाक्यों को जन्म देता है, ये भी ठीक है। बट आपको अगर व्याकरण यहाँ पे मानक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके व्याकरण पढ़ाना पड़ जाए और नियम बताना पड़े, ये गलत है। तो ये तर्क गलत है, बाकी ये अभिकथन सही है, बट इसका जो तर्क दिया गया वो गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं, मतलब अभिकथन तो सही है बट इसका तर्क जो है वो गलत है। आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दे रखा है? जब बच्चे को भाषा को समझने या व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, अगर एक इन्वायरमेंट में बच्चा पल बढ़ रहा है, ठीक, मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चा पल बढ़ रहा है और भाषा को ना तो समझ पा रहा है, ना ही वो लिख पा रहा है, ऐसे लिख पा रहा है, ना उसको व्यक्त कर पा रहा है, तो क्या चीज़ हो सकती है? तो व्याकरण की यहाँ पे लिखा है व्याकरणिक भाषा की समस्या, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। दूसरा क्या? विलंबित भाषा, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा? भाषा विकलांगता। तो ये एक तरह का ये भी हमारा विकलांगता है,
बच्चा जो है भाषा को ना तो समझ पा रहा है ना बोल पा रहा है, तो एक हैंडीकैप्ड में ये चीज़ें आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाषा विकलांगता बोलते हैं। ठीक, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और देखो ऐसी बात समझ जाओ, ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, विलंबित भाषा का कोई ऑप्शन है ही नहीं, उपरोक्त सभी हो गए, नहीं तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा ना। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे कैसे समझ लीजिए आप, कि भाषा अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उसको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिला हुआ है उसके बाद भी, तो उसके अंदर क्या है, भाषा विकलांगता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, भाषा कौशल सीखने वाला क्रम है। अब देखो भाषा कौशल सीखने वाला क्रम का मतलब क्या है, भाषा किस प्रकार से सीखा जाता है। अब ये बताओ, वो एक बच्चा पैदा होते पहले लिखना शुरू कर देता है, नहीं ना, फिर पढ़ता है, उसके बाद बोलता है, ऐसा सुनता है, ऐसा नहीं ना, पहले लिखेगा थोड़ी, बच्चा पैदा होते सुन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और कैसे कबूतर खस, ऐसा थोड़ी होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या है, पैदा होते क्या पढ़ना शुरू कर देता है, बोलने से पहले, यहाँ पे बोलना लास्ट में, मतलब बोलने से पहले वो पढ़ना शुरू कर दे रहा है, ऐसा हो सकता है बच्चा बोल ना पा रहा हो पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि पढ़ना तो बोलना तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया और पढ़ना पहले दिया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, सुनना, ये ठीक है, बच्चा सबसे पहले सुनता है, अगर एक बच्चा छोटा है उसको कुछ भी नहीं बोल पाया, सबसे पहले सुनता है, उसके बाद क्या करता है, सुन के उसका अनुक्रमण करके उसको वो क्या करता है, बोलना सीखता है। जब वो बोलना सीख जाता है तो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद क्या बच्चा लिखता है। आप ये चीज़ें देखे होंगे, मैक्सिमम मतलब 99% केस में होता है। कभी कभी एक चीज़ होता है यहाँ पे आके, सुनना बोलना तो ठीक रहता है, कभी कभी बच्चा लिखना पहले सीख जाता है, पढ़ना बाद में, ये कभी कभी होता है, बट उसको नहीं मानते हैं। मैक्सिमम चीज़ें क्या होंगी, यही होगा, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, तो हमारा क्रम यही सही माना जाएगा। ठीक है, जो तीसरा दिया हो यहाँ पे। और अगर चौथी की बात करें तो यहाँ पहले बोलना शुरू कर देता है, फिर सुनता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, किसके माध्यम से भाषा को सिखाया जाना चाहिए। पहला क्या है, नकल के माध्यम से। अब बताओ, नकल करा के बच्चों को सिखाओगे, बिल्कुल नहीं। भाषा एकांत में, बच्चे को एक कमरे में बंद करके अकेले जाके सिखाओगे, कोई सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, उसके लिए एक रिच इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक, अब यहाँ क्या है, विस्तृत विवरण के माध्यम से, एक बहुत अच्छा खासा उसको मोटी बुक दे के या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता के समझाएं, बिल्कुल नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा हमारा चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्यों, अब देखो एकीकृत की बात की जाए, इसकी एकीकृत का अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटीग्रेटेड मतलब समुचित तरीके से। समुचित तरीके से मतलब क्या है, एक उचित तरीके से, और उचित तरीके से मतलब क्या है, एक अच्छे इन्वायरमेंट रख के बच्चे को, अच्छे इन्वायरमेंट मतलब एक पर्यावरण में ऐसे रखना पे जहाँ पे भाषा बहुत ज़्यादा बोली जा रही हो, या जहाँ पे बहुत अच्छे लोग भाषा का इस्तेमाल करें, तो वही करेंगे ना। तो ये क्या एकीकृत तरीका हो, समुचित तरीका हो जाता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या थी, एक अंग्रेजी शिक्षक रोहित अपने छात्रों को बोलने के कौशल का मूल्यांकन का योजना बना रहा है, मतलब उसको बुलवाना सिखा रहा है। ठीक, कि कैसे बच्चा बोलेगा। उसके बाद क्या है, बोलने के कौशल के मूल्यांकन में निम्नलिखित में किस पर मुख्य फोकस होगा। अब बताओ, अगर वो मूल्यांकन कर रहा है उन बच्चों का जो बोल रहे हैं, ठीक, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो क्या देखेगा, बोलने की अगर बात हो रही है, तो ये बताओ उच्चारण की शुद्धता नहीं, उच्चारण की शुद्धता, क्योंकि बोल रहा है बच्चा, तो हो सकता है थोड़ा सा गलत या सही बोल रहा है, बट अगर हमको समझ में आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो उच्चारण हो सकता है गलती, क्योंकि जैसे प्राण है, तो कुछ बच्चे प्राण ना बोल के प्राण बोल देते हैं, या थोड़ा सा दिक्कत चीज़ें होती हैं, तो उच्चारण की शुद्धता ना भी हो ना, तब भी वो जो बोल रहा है हम समझ लेते हैं, तो उच्चारण की शुद्धता हमें जरूरी नहीं है। दूसरा क्या, प्रवाह की पर्याप्तता। देखो प्रवाह मतलब एकदम फटाफट बोल रहा है, ठीक, ये हो सकता है। अब लेकिन ये बताओ, जो बच्चा आराम से बोलते हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, हो सकता है वो सेंटेंस बना के बोल रहे हैं, क्या उसको नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल समझ लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बोलने के कौशल की बात हो रही है। पढ़ने या लिखने की बात होती तो प्रवाह की पर्याप्तता हो सकती थी, बट बोलने की बात हो रही तो प्रवाह नहीं रहेगा, फिर भी बच्चा आराम से बोलेगा, तब भी हम समझ जाएंगे। तो बोलने के कौशल तो उसका हम चेक ही कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या, संचार क्षमता देख लेते, उच्चारण की शुद्धता और प्रवाह की पर्याप्तता, तो अगर ये दोनों गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ऊपर वाला। अगर ये दोनों गलत है, वही तो यहाँ पे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, संचार क्षमता। संचार क्षमता का मतलब क्या, संचार मतलब जो बच्चा बोल रहा है अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, दैट मीन आप बोलने का जो उसका कौशल है उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं आसानी से। बस अब मूल्यांकन में ये बात आएगी कि हाँ बच्चा थोड़ा आराम से बोल रहा है, या बच्चा बहुत तेज़ी से बोल रहा है, या बच्चा बहुत प्रवाहता से बोल रहा है, ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे मेन इसमें क्या हो जाएगा, संचार क्षमता, कि बच्चा जो बोल रहा है आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो बोलने का अगर कौशल की बात हो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा, संचार क्षमता उसका सही होना चाहिए बस, क्योंकि बच्चा जो बोल रहा है वो हम समझ पाएँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दी, भाषा प्रयोज्यता के मूल्यांकन में डिकोडिंग का अर्थ बताओ। देखो अगर रीजनिंग पढ़े तो डिकोडिंग का मतलब क्या है, जो वहाँ पे दिया है, कोई एक सेंटेंस दिया रहता है अल्फ़ाबेट,
उससे रिलेटेड कोई एक लिंक बनाया रहता है, उसके अलावा तीसरा वर्ड हमसे पूछ लेता है तो उसको हम डिकोड कर लेते हैं ना, जो कहना चाहे उसको समझ पा रहे हैं। तो वही चीज़, भाषा की प्रवीणता अगर चेक करना है तो बच्चा जो बोल रहा है उसको अगर हम समझ पा लिए या उसको डिकोड कर लिए तो इसका मतलब बच्चा जो है भाषा प्रवीणता में अव्वल है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ऑप्शन की बात करें, पहला क्या है, पठन त्रुटि बढ़ाने की क्षमता है। ये बताओ, अगर बच्चे की प्रवृत्ति चेक करो तो पठन में उसकी त्रुटि आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, शब्दों को बनाने और लिखने के लिए ध्वनि सुनने की क्षमता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर आप डिकोड करें मतलब बच्चा जो आप बोले हैं बच्चा उसको समझ पा रहा है तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको लिखने के लिए ध्वनि और सुनने की क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे की बात कीजिए, यहाँ क्या, अलग अलग शब्दों को पढ़ने और अपरिचित शब्दों को सटीक रूप से निकालने की क्षमता, ये सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ना, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, सटीक रूप से निकालने की क्षमता। अपरिचित शब्दों को, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, अपरिचित शब्द हैं, उसको सटीक रूप से आप उसको निकाल ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। यही तो हम बोलते हैं ना। डिकोडिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हो आप तो क्या करोगे, अलग अलग शब्दों को पढ़ने और अपरिचित शब्दों को सटीक रूप से निकालने की क्षमता। मतलब आप जो वहाँ पे कह रहा है कोई भी शब्द, जिससे आप सब नया शब्द देख लिए लेकिन आप उस सेंटेंस को मिला के उस अपरिचित शब्द को समझ लिए तो क्या सटीक रूप से निकालने की क्षमता हो गई आपको। तो यही तो डिकोडिंग होता है मूल्यांकन का। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की देखा जाए तो क्या इसमें दिया, उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने की क्षमता। उपचारात्मक कक्षा का मतलब क्या हो गया कि आप बच्चे को देखिए कहाँ कमी कर रहे हैं, उस कमी को आप सुधारिए। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ तो डिकोडिंग की बात ही नहीं हो रही थी। अब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्यों, क्योंकि मूल्यांकन का डिकोडिंग किया जा रहा है। मतलब अपरिचित शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे सटीक रूप से क्षमता को निकाला जाता है। यही तो हम डिकोडिंग यही पढ़ते हैं ना। कुछ अपरिचित वहाँ पे एक रिलेशन बना के देता है और तीसरा वर्ड हमसे पूछ लेता है, उसको हम डिकोड कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। इस अगले क्वेश्चन बात यहाँ पे क्या है, एक स्मार्ट बोर्ड है। अब एक स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर एक नॉर्मल बोर्ड जो हमारे स्कूल में रहता है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो उसमें क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है तो जो बच्चा कम देख पा रहा है हो सकता है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो, या जो बच्चा कम सुन पा रहा है तो आप लिखवा रहे हैं तो वो सुन तो पाएगा नहीं। तो उसके लिए एक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या हो गया, एक दृश्य सहायता, ऐसा नहीं, क्योंकि सिर्फ दृश्य सहायता के लिए बात की जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑडियो सहायता ये भी नहीं, ये हो सकता है एक श्रव्य दृश्य सहायता। मतलब क्या, स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बोर्ड जिसमें वॉइस मतलब जनरेट हो, जहाँ से आवाज़ भी निकल रही हो और दिख भी रहा हो। एक तरह से हम जैसे प्रोजेक्टर हमारे यहाँ पे हो गए, या जो यहाँ इस समय LCD चली जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड जो पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चा अच्छे से उसको देख भी ले। क्योंकि हो सकता है जो हम लिख रहे हैं ना समझ पाए बच्चा, लेकिन जो अच्छे से देखेगा वो समझ लेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा जो कम सुनते हैं या कम देखते हैं, चाहे दृष्टि बाधित हो या श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो स्मार्ट बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया स्कूल में। ये नहीं कि जो हालांकि जो बच्चे ऐसे नहीं हैं उनके लिए थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है स्मार्ट बोर्ड, अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में। बाकी मेन उसका पर्पज़ क्या था, एक श्रव्य दृश्य सहायता है। किसके लिए, जो बच्चे कम देख पाते हैं मतलब दृश्य कर पाते हैं और श्रव्य कम सुन पाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, ये स्मार्ट बोर्ड है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि अंग्रेजी उच्चारण और इंटोनेशन सिखाने का बहुत उपयोगी क्या है। अब देखो, किसी बच्चे को अंग्रेजी उच्चारण में दिक्कत आ रही है या अंग्रेजी उच्चारण आपको सिखाना हो, उच्चारण और उस उच्चारण को बोला कैसे जा रहा है इसको सिखाना है, तो उसके लिए सबसे क्या, रेडियो। अब बच्चा रेडियो सुनेगा तो बहुत समय लग जाएगा उसको करने के लिए, फिल्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, एपिडाइस्कोप, ये भी नहीं है। लिंगोफोन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिंगोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है, आपके कान में हेडफोन लगा दिया जाएगा और किसी एक डिवाइस से पर्टिकुलर कनेक्टेड रहेगा। उसमें क्या होगा, मान लो इंग्लिश आपको बच्चा सिखा रहा है तो वहाँ पे ए फॉर एप्पल बोला गया और आपको वही रिपीट करना होगा। तो इससे क्या होगा, आप उसको सुन रहे हैं और एज इट इज़ आप रिपीट कर रहे हैं। तो यही काम लिंगोफोन का है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बच्चा जो अंग्रेजी का उच्चारण भी अच्छे से सुनता भी है और उसका उपयोग भी करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, लिंगोफोन इसमें होता है। ठीक, लिंगोफोन एक हम बताएं ना, एक डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस, जिसको हेडफोन से कनेक्ट करके वहाँ पे बच्चों को उच्चारण सुनवाया जाता है। तो बच्चे सुनते हैं और उसको रिपीट करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चा सुन भी रहा और खुद बोल भी रहा, तो उसका उच्चारण, अंग्रेजी का उच्चारण, उस उच्चारण सीखने का इंटोनेशन जो है बहुत उपयोगी हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, लिंगोफोन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे दिया है अंग्रेजी भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है कि क्लास में आप उपचारात्मक मतलब डायग्नोस्टिक करिए कि बच्चों के किस में प्रॉब्लम आ रही है। उपचारात्मक मतलब ये होता है ना, उपचार करना। ठीक, उपचार का मतलब इलाज करना। तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले क्या करता है, पहले चेक करता है आपको कमी क्या, उसके हिसाब से दवा देता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब भी वही है कि उपचार करता है। क्या करता है, पहले बच्चों में देखता है कि कमी क्या है, कमी के हिसाब से वो शिक्षण दे रहा है, तो उसी को उपचारात्मक शिक्षा बोलते हैं। जिस तरह से डॉक्टर हमें
उसमें जो हमको दिक्कत रहती है उसके हिसाब से दवा देता है, उसी वही इसमें भी है। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर हमारा उपचार कर दीजिए, ठीक। तो यही सेम चीज़ उपचारात्मक शिक्षण में भी होता है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्या दिया है, विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार सिखाने की गतिविधियाँ और व्यवहारिक रूप से अनुभव प्रदान करता है, ठीक। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, बट थोड़ा हम और आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या यहाँ पे है, गहन उपचारात्मक सहायता के साथ व्यक्तिगत शिक्षण की रूपरेखा तैयार करना, ठीक। ये भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, गतिविधियों को उनकी क्षमताओं और आवश्यकता के अनुसार सिखाने की गतिविधियाँ, ये तो बहुत अच्छा है। पहले आप उनको डायग्नोसिस कर लीजिए कि उनको दिक्कत किस में आ रही है, ठीक। उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकता के अनुसार आप गतिविधियाँ एक्टिविटी करा के व्यवहारिक अनुभव प्रदान करें, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन, ठीक। ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह दूसरे ऑप्शन की बात यहाँ क्या दी है, गहन उपचारात्मक सहायता के साथ व्यक्तिगत शिक्षण की रूपरेखा तैयार करना। व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब क्या है, मान लो किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को एक बच्चे को अगर उपचारात्मक शिक्षण आप दे रहे हैं, तो वही चीज़ है कि उनके लिए रूपरेखा तैयार करना, कि उनको बताएं कैसे हर एक बच्चे को आप देख रहे हैं उसका उपचार करें कि हाँ इसको प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से एक रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी, ठीक। अब आगे देखते हैं तीसरे में क्या दिया है, विद्यार्थियों की उनकी सामान्य व विशिष्ट कमजोरी से छुटकारा पाने में मदद दिलाना। अब मान लो अगर आप डायग्नोसिस उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं, तो आप ये भी देखेंगे ना विद्यार्थी को कोई समान समस्या है या समान कमजोरी है या विशिष्ट तरह की कोई कमजोरी है, एक स्पेशल कमजोरी है, तो उससे आप छुटकारा उनको दिलाएंगे अपने किससे, शिक्षणविद से। कौन से शिक्षणविद से, उपचारात्मक शिक्षणविद से। तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन सही हैं और चौथा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। तो आपका ये चौथा ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, अंग्रेजी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण की। और उपचारात्मक शिक्षण में बहुत अच्छे समझा दिया हूँ। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ दिए मौखिक ड्रिल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब देखो लोग जो बचपन में मौखिक हमले से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले मौखिक एक एग्जाम भी होता था, क्या किया जाता है, बच्चे से डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताते थे, जैसे उत्तर प्रदेश राजधानी से पूछ लखनऊ, बिहार की राजधानी से पूछ ले पटना, ठीक। तो एकदम सटीक उदाहरण देते थे, आपने सटीक उत्तर देते थे। तो मौखिक का मतलब भी वही होता है। मौखिक का मतलब जैसे पहला ऑप्शन बात किया जाए, शिक्षार्थियों में समझ कौशल का आकलन करना, ऐसे नहीं, क्योंकि समझ कौशल के लिए हमको पूरा ऑब्जर्वेशन उनको करना पड़ेगा, पूरा उनका देखना पड़ेगा वो बोल कैसे रहा है, लिख कैसे रहा है। तो मौखिक ड्रिल से आप इसका नहीं, समझ कौशल का आकलन नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उच्चारण और सटीकता में सुधार करना, ये सही है, ठीक। अगर आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 के बाद क्या आता है तो बच्चा 3 बता रहा है, तो मतलब उच्चारण उसका सही कर रहा है और सटीकता से उत्तर दे रहा है। तो मौखिक ड्रिल का मतलब यही होता है। आप अगर बच्चे से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट मौखिक ड्रिल आप करवा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उच्चारण और सटीकता में सुधार करना, ये हो गया। तीसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्या है, शिक्षार्थियों के बोलने के कौशल को बढ़ा देना। अब ये बताओ, अगर मतलब आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 बता दिया, तो इससे उससे बोलने का कौशल कहाँ विकसित हो। हाँ, थोड़ा सा उसके अंदर हेजिटेशन दूर हो गया, लेकिन बोलने का कौशल आप नहीं बढ़ेगा, इससे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। चौथे ऑप्शन बात यहाँ की, शिक्षार्थियों की अवधारणा क्षमता में सुधार करना है। अवधारणा क्षमता मतलब बोध कितना हो पा रहा है, कितना उसको ज्ञान हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा, उच्चारण और सटीकता में सुधार करना। वैसे मौखिक क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो एक सटीक आंसर के लिए पूछ रहे हैं कि हाँ बच्चे को चीज़ें पता है कि नहीं, बस इतना ही है। तो आशा करते हैं यहाँ पे जो हमने 15 पेडागॉजी क्वेश्चन बताए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या आप हमसे चाहते कुछ स्पेशल चीज़ें मैं करूँ, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फिर भी कह रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। और अगर सच में आपको मेरी वीडियो या जो भी कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा हो, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।